नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार। और बात होगी झारखंड में चुनाव है, इसी विषय पर बात होगी। झारखंड में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी जो उम्मीदवार बन गए हैं वे पर्चा दाखिल करना प्रारंभ कर चुके हैं। आनंद जी, आज कहीं पर्चा दाखिल हुआ? नहीं, मुझे जानकारी आज तो नहीं, क्योंकि आज जो दो बड़े दल हैं उन्होंने तो अभी प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं की है। तो आज तो कुछ लोगों ने नॉमिनेशन पेपर लिया है। ज्यादातर वही लोग हैं जो निर्दलीय टाइप से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक न भारतीय जनता पार्टी, न उसके किसी अलायंस ने या इंडिया अलायंस के किसी दल ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं की है। तो अभी कोई आज तो नामांकन नहीं हुआ है। इक्का दुक्का निर्दलीय कहीं हुआ होगा, बाकी नहीं, किसी नामांकन बड़े कहीं नेता नहीं के हुआ, नामांकन। क्योंकि आज से नॉमिनेशन पेपर दिए जा रहे हैं। तो नामांकन ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में भरा जाएगा। पूरा उसमें डिटेल लगता है, इनकम का, एसेट्स का, केस वगैरह का। तो उसका 20-20 पर 10 प्रस्तावक आपको जुगाड़ने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आज पर्चा लिया गया, कल से पर्चा भरने का काम शुरू हो जाएगा। आज सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है एनडीए में, नेशनल जी डेमोक्रेटिक अलायंस। जी, तो बीजेपी लड़ेगी 68 सीटों पर, आजसू बिल्कुल। 10 सीटों पर, 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। तो लोजपा का तो ठीक है, कुछ नहीं है उनका झारखंड में। मुझे लगता है राज्य कमेटी भी नहीं होगी, तो एक ठीक है। आजसू को 2014 में बीजेपी ने 8 सीटें दी थी और इस बार 10 है, तो उनको भी नाराज होने का कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन जेडीयू जो बिहार में सत्तारूढ़ है, और बताया गया था कि खीरू महतो ने नीतीश कुमार को 12 या 14 कैंडिडेट्स की लिस्ट सौंपी है। संजय झा उसको लेकर दिल्ली भी गए थे और घोषणा हुई है सिर्फ 2 सीट, पश्चिमी जमशेदपुर और तमाड़। तो क्या उनके बीच नाराजगी है? मुझे नहीं लगता नाराजगी। हो सकता है कि प्रदेश के स्तर पर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जदयू को जैसी उसकी हैसियत है उसके हिसाब से सीटें मिली है, क्योंकि जिन दो लोगों के लिए जदयू को सीटें दी गई हैं, वो दोनों अपनी व्यक्तिगत हैसियत से चुनाव जीत सकते हैं। जदयू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिम में, क्योंकि जमशेदपुर में आप भी रहे हैं, आपने देखा है चीजों को, तो जदयू का कोई जनाधार नहीं है। और पूरे झारखंड में से ही अब जदयू का कोई जनाधार लगता है कि बचा नहीं है, क्योंकि 2009 के चुनाव तक जदयू एक ताकत हुआ करती थी। 2005 और 2009 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के विधायक जीत के भी आए थे, अर्जुन मुंडा की सरकार में भी रहे थे। लेकिन 2009 के बाद से जदयू का जो वोट शेयर था वो आजसू की तरफ शिफ्ट हो गया, और कुर्मी राजनीति एक तरह से आजसू ने उसको हाईजैक कर लिया, धीरे धीरे अपने पाले में कर लिया। और अब जयराम महतो जिस तरह से उभरे हैं, युवा नेता हैं, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है, झारखंड खतियानी क्रांतिकारी मोर्चा, या झारखंड इस तरह का कुछ JLK, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो अब जो कुर्मी युवा है उनका रुझान उनकी तरफ है। तो आजसू का कोई बेस बचा नहीं है। तो कुल मिलाकर आजसू के पास वैसा कोई जनाधार नहीं है। खीरू महतो अपने बेटे के लिए मांडू की सीट चाहते थे, लेकिन उनके बेटे का जो पिछला प्रदर्शन चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में देखे या बाकी चुनाव में देखे, तो वैसा कोई उल्लेखनीय नहीं रहा है कि उनको सीट दी जानी चाहिए थी। 1-2 सीटों पर जेन्युइन दावा था, जैसे पलामू में छतरपुर की सीट है, जहां बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी, उनकी बहन सुधा चौधरी वहां से जीती थी और एक बार मंत्री रही थी। या देवघर की सीट थी, जहां से एक बार कामेश्वर पासवान चुनाव जीते थे। लेकिन जनाधार जब आपका हट जाता है तो फिर पुरानी सीटें जीतने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है कि जदयू में स्थानीय स्तर पर या प्रदेश अध्यक्ष के मन में कुछ नाराजगी रही होगी, लेकिन जदयू में चीजों को सुलझा लेने के बाद ही आज घोषणा हुई। नहीं, मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें 3 लोग बीजेपी के हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं और हेमंता विश्व शर्मा हैं। और 3 लोग आजसू के हैं, जिसमें एक सुदेश महतो हैं, दूसरे जो उनके एमपी हैं गिरिडीह से वो हैं, और तीसरे वो जमशेदपुर वाले जो सज्जन है वो हैं। लेकिन उसमें जेडीयू का कोई नहीं था, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या कोई नाराजगी है, कहीं कोई बयान है?
नहीं, मुझे लगता है नाराजगी अगर होगी भी तो खीरू महतो के मन में होगी या लोकल लेवल पर होगी, लेकिन ये चीजें, चूंकि संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो व्यक्तिगत रूप से इस मसले को देख रहे थे जहां तक सीटों के बंटवारे का मुद्दा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नाराजगी ऊपर के लेवल पर होगी। निचले लेवल पर नाराज होकर भी कोई क्या कर लेगा, क्योंकि उनको लड़ना मोदी के नाम पर है, जनाधार मोदी का है और व्यक्तिगत वोट के आधार पर लड़ना है। झारखंड में जदयू का कोई सिंबल भी नहीं है, क्योंकि झारखंड में वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो जैसे सरयू राय को गैस सिलेंडर मिला है, तो अब सिलेंडर छाप पर लड़ना है तो जदयू लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े, बात तो एक ही है। सिर्फ अंतर इतना है कि आपके सामने बीजेपी का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा, इतना ही अंतर है। बाकी तो लड़ना आपको अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर है। तो नाराजगी जैसी कोई बात होगी भी तो इसका कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, इससे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडी ब्लॉक पे आते हैं। कल राहुल गांधी रांची में है 19 अक्टूबर जी, को, तो क्या उनकी भी घोषणा कल हो सकती है? मुझे इंडिया लगता ब्लॉक नहीं है कि कल कोई कोई किसी बड़े नेता के दौरे के दौरान ऐसी कोई घोषणा होती नहीं। मुझे लगता है कि कल सीटों पर अंतिम सहमति बन जाएगी, उसके बाद या फिर शाम तक हो भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें इंडिया अलायंस में भी सुलझा ली गई हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस करीब सीटों पर लड़ेगी। कुछ व्यवधान है? हाँ, वो एक व्हाट्सएप कॉल आ गया था। तो अ, मैं बात कर रहा था कि इंडिया अलायंस में जो बात है उसमें भी मोटा मोटी चीजों को सुलझा लिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा करीब 43 सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस को हो सकता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले यानी 2019 के मुकाबले 2-3 सीटें कम मिल जाए, 29 सीटों पर लड़ सकती है। पिछली बार उसको 31 सीटें दी गई थी। और चूंकि अब वाम दल भी आ गए हैं इस अलायंस में, तो उनको भी 4 सीटें देने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल मिलाकर 8 सीटें ले जाएंगे और 29 सीटों पर कांग्रेस और 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। आज अखबारों में आया है कि 22 सीटें मांग रहे हैं आरजेडी वाले। तो 22 मांगने को 81 मांगने को 81 भी मांग सकते हैं, उसमें उनका मांगना हक है। देना तो सबको मिलजुल के है। 8 सीटों पर लड़े थे 2019 में और 1 सीट जीते थे, वो भी भाजपा का इंपोर्टेड कैंडिडेट था। सत्यानंद भोक्ता जो चतरा से जीते, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो उन्होंने आरजेडी से जाके टिकट ले लिया और जीत गए। तो 8 में 1 सीट जीते, 14% का विनिंग रेशियो है उनका। अगर इस पर वो 22 सीटें मांग रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो अब 150 सीटें मांग लेनी चाहिए झारखंड में। हालांकि 81 सीटें ही हैं, तो अब इसका मांगने का क्या किया जा सकता है? एक एक सवाल छूट गया था जी, एनडीए से जुड़ा हुआ। वो चतरा सीट उन्होंने दिया है चिराग पासवान की पार्टी को। चतरा में क्या जी। है उनका? बस इतना ही है कि रिजर्व सीट है। हाँ, रिजर्व सीट है, कोई एक सीट देनी थी उनको। तो बीजेपी को, चूंकि अब बीजेपी ऐसे नहीं काम कर रही है कि किसी को देना है तो कोई सीट दे दो। बीजेपी अब एक एक सीट का हिसाब लगा के सीट दे रही है कि कहाँ जीतने की संभावना ज्यादा है। इसलिए जेडीयू को 2 सीटें से ज्यादा नहीं दी गई, क्योंकि भाजपा को लगता है कि जनता दल यूनाइटेड अगर कोई 2 सीटें जीत सकता है या जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो वो जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ हो सकती है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड को कोई तीसरी सीट नहीं दी गई है। इसी तरह से बीजेपी को ये लग रहा है कि क्योंकि भाजपा का संगठन चतरा में मजबूत है और वहां पर उम्मीदवार हो सकता है कि उतने सशक्त ना हो बीजेपी के पास, तो उनको लगता है कि अगर इसको दे दिया जाए लोजपा के खाते में, तो ये सीट हमारे खाते में आ जाएगी। तो इस तरह से, क्योंकि एक एक सीट गिनकर भाजपा चल रही है कि किस तरह से हम बहुमत के आंकड़े तक पहुंचेंगे, तो उसके लिए वो कवायद चल रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करना है तो उसको सीट दे दो, इस तरह से काम नहीं हो रहा है इस बार। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिंबल हो लोजपा का झोपड़ी छाप और कैंडिडेट हो बीजेपी का आदमी हो? ऐसी कोई ये संभावना? भी हो सकता है कि ऐसी ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि आजसू एक सीट मांग रही थी जो बड़का गांव की सीट, और वहां चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, आजसू के टिकट पर नहीं जीत पा रहे हैं। 2014 में वे अलायंस के उम्मीदवार थे, भाजपा और आजसू का जब गठबंधन था, उस समय भी हार गए।
2019 में जब अलायंस नहीं था तो भी हार गए। तो इस बार बीजेपी ने ये प्रस्ताव दिया था कि हम आपके लिए सीट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम रोशन लाल चौधरी को अपने में शामिल करा कर अपना सिंबल दे देंगे, वो बीजेपी के टिकट पर लड़ जाए। तो मुझे जानकारी है कि शायद बात अभी बनी नहीं है, अब देखना है क्या होता है वहां पर। लेकिन बीजेपी इस तरह का प्रस्ताव भी दे रही है कि ठीक है, सिंबल आपका हो, कैंडिडेट हम दे देंगे, या सिंबल हम दे देते हैं, कैंडिडेट आपका ले लेते हैं। मतलब दोनों गठबंधन में सब कुछ ठीक है, वहां किसी विवाद की गुंजाइश न के बराबर है। नहीं, कोई विवाद नहीं। जो भी विवाद था एनडीए में, जो भी आजसू कुछ सीटें ज्यादा मांग रहा था, कुछ सीटें जदयू भी मांग रहा था, लेकिन काफी लंबी बातचीत के बाद उसको सुलझा लिया गया और आखिरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक सवाल, हालांकि सवाल जो है वो प्री मैच्योर है, फिर भी जवाब की गुंजाइश है। मेरी 2-3 नेताओं से बात हुई है आज बीजेपी के, वो अजीब सा फार्मूला बता रहे हैं कि हम झारखंड में जीत कर आ रहे हैं, 100 पक्का, 100% की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि कारण बताइए, तो कहते हैं कि आप 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, बीजेपी को जो वोट मिला था उसमें बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का वोट जोड़ लीजिए और उसमें आजसू का वोट जी जोड़ लीजिए, तो हम सीधा सीधा जीत जी रहे हैं। मैंने कहा कि 2019 और 2024 5 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया होगा। गंगा तो नहीं, झारखंड में है शायद, तो स्वर्ण रेखा है, दामोदर है, उसमें बहुत नहीं, पानी बह गंगा गया भी होगा। तो ये कौन सा तर्क है भाई कि 2019 में ये वोट था तो सारे के सारे वोट 2024 में भी मिल जाएंगे? नहीं, गंगा झारखंड में भी है, साहेबगंज में से होकर साहिबगंज से गुजरती है गंगा नदी। जी, गंगा जी यहाँ से जाती हैं, तो गंगा भी है हमारे यहाँ। और वोट शेयर की जहां तक बात है, देखिए अब दिन में कोई सपने देखने लगे, अब कोई शेख चिल्ली बन जाए कि जेवीएम का सारा वोट हमारा। जेवीएम एक सेकुलर पार्टी थी, उसमें मुस्लिम वोट भी थे, उसमें झारखंड मूलवासियों के वोट भी थे। उसी तरह से आजसू का वोट जेवीएम शेयर में है मिला आज की होगा। तारीख में। जयराम महतो उसमें से कितना ले जाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि जो नेता आ गया उसके साथ वोट भी आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो गीता कोड़ा और सीता सोरेन दोनों आज संसद में होती। तो नेताओं के साथ वोट बैंक भी चलाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट मिले थे और जो जीतने वाला अलायंस था उसको करीब करीब 36% वोट मिले थे, यानी 1.8 समथिंग का अंतर था। और बीजेपी और उन दोनों के वोट, मतलब दोनों के जो टोटल सीटें थी उसमें काफी बड़ा गैप हो गया था। तो 1.5 से 2% के वोट शेयर में जो शिफ्टिंग होती है उसमें झारखंड में बड़ा मार्जिन निकल सकता है। तो भाजपा इस लिहाज से आशान्वित है कि अगर वो 1.5-2% वोट भी अपने पाले में कर लेगी तो हो सकता है कि उसको 25 के बदले वो सीटों की संख्या 32 हो जाए, 35 हो जाए। और अगर अलायंस में 6-7 सीटें आ जाती हैं तो ये 40-41 या 42 तक का आंकड़ा पहुंचा जा सकता है। दूसरा एक उम्मीद का कारण उनको ये लग रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपनी जगह पर ठीक है, वहां उसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह की हवा चल रही झारखंड में धरती पर देखने को मिल रहा है, इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा इस चुनाव में। कांग्रेस जो कि अभी 16-17 सीटों पर है, 16 सीटें जीती थी, 2 लोग बाद में आ गए थे, फिर बंधु तिर्की की गई तो उनकी बेटी आ गई, और एक चुनाव हार गए रामगढ़ का, वहां ममता देवी हार गई थी। तो कुल मिला के अभी 17 सीटें हैं। ये 17 सीटों में से अगर कांग्रेस के पास से 6-7 या 8 सीटें निकल जाती हैं तो ये बड़ा झटका होगा इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि फिर वो सत्ता तक पहुंचने में फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी 46 का आंकड़ा उनके पास है, तो अगर इसमें से आप अगर 8 सीटें निकाल दें तो ये फिर घट के वही 38-40 का फिगर हो जाता है। तो मार्जिन बहुत कम रहने वाला है इस बार चुनाव में। इस बार ये कोई नहीं कह सकता है कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ जाएंगे जैसा 2019 में हेमंत सोरेन आ गए थे। इस बार मुकाबला बहुत कांटे का मुझे दिखाई दे रहा है। कांटे का मुकाबला तय है। जी कांटे का मुकाबला तय है। जी, एक तरफा बिल्कुल जैसी कोई बात नहीं है, मुकाबला कांटे का है। बिल्कुल, एक एक सीट पर संघर्ष करना होगा। एक एक सीट पर संघर्ष करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, फिर अपनी बातचीत होगी, जी, अभी इतना ही। थैंक धन्यवाद। यू।